Yes, welcome back 10th class students. Let's continue the previous topic, chapter number 12, electricity. Here is the most important topic of this chapter, Ohm's law. Ohm's law ऑलमोस्ट टाइम्स इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? इट इज़ अ लॉ, नेम से ही पता चल रहा है, ओम्स की लॉ, यानी एक रूल बना हुआ है, एक लॉ दी है इसने. क्या किसने दिया है? साइमन ओम्स, एक साइंटिस्ट का नेम है साइमन ओम, उसी के नाम पर ओम्स लॉ नेम दिया गया है. तो उसने एक रिलेशनशिप दिया एक्चुअल में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. ओम्स लॉ, साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दी है. एक उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग वो बार बार ना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है? सेल या बैटरी में. यानी वो क्या कर रहा है, किसी एक सर्किट उसने तैयार कर लिया. अब वो क्या कर रहा है, बार बार ना सेल कभी कम वोल्ट का यूज़ कर रहा है, कभी ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ कर रहा है, कभी उससे ज़्यादा. तो उसने नोट किया जब उसने कम वोल्टेज का यूज़ किया ना तो उसके करंट भी कम आ रहा है. जब उसने ज़्यादा वोल्टेज का सेल यूज़ किया तो उससे करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ. उससे ज़्यादा करंट का वोल्टेज का सेल यूज़ किया तो उससे ज़्यादा. ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. अगर हम सिंगल बैटरी कन्वर्टर यूज़ करें तो वो क्या करता है, कम वोल्टेज है उसकी, करंट कम प्रोड्यूस करेगा. हम डबल बैटरी का प्रोड्यूस करेंगे, डबल बैटरी का यूज़ करें इन्वर्टर को तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक चला जाता है. तो यही इसने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ता जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं तो करंट भी कम होता जाता है. सो ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप. ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम बार बार टेम्परेचर ही कम ज़्यादा कर दें तो उसकी वजह से भी एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब होता है और हम जो रीडिंग नोट करना चाहते हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएगी. इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते हुए हम जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से करंट भी कम ज़्यादा हो जाता है अप्लायंसेस में. इसीलिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को फिक्स रख दिया जाए, कांस्टेंट कर दे, करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो जो करंट आई है जो कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस. किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. किसके एंड? कंडक्टर के एंड. कंडक्टर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट आई. देखिए अक्रॉस इट्स एंड क्यों बोला? क्योंकि आप ये वायर लेते हो, आपने वायर ली, ये बल्ब लगा दिया, ये वायर जो ली हुई है यहाँ आप सेल कनेक्ट करते हो या बैटरी कनेक्ट करते हो. ये क्या है? सेल के टर्मिनल्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. यहाँ पर ये कंडक्टर का एक एंड है, वायर का एंड. कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वायर एक कंडक्टर ही तो लेते हैं, हम ऐसी वायर ही तो लेंगे जिसके अंदर से करंट जा सकता है. तो ये हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इसका एक एंड आपने सेल के इस एंड से कनेक्ट किया है, एक एंड आपने इस सेल से कनेक्ट किया है सेल के इस टर्मिनल से, और सेल ही क्या है? वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है. यानी हमने कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इसके एंड पर लग रहा है उसके डायरेक्टली डिपेंड करता है कौन? इलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी कम प्रोड्यूस होगा. इस बात को मैथमेटिकली लिख देते हैं. आई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये वाला, ऐसे क्रॉस सा, किसके? पोटेंशियल डिफरेंस V के एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब V के बढ़ाने से I बढ़ रहा है, V के कम करने से I कम हो रहा है. इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, I कम हो रहा है V भी कम हो रहा है, I ज़्यादा हो रहा है तो V भी ज़्यादा हो रहा है.
तो हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V को हम ये भी कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। सब अब देखिए, डायरेक्टली का मतलब है कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर करंट को 1 बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज भी 1 ही बढ़ेगी, नहीं, ये 1 बढ़ सकती है, 2 बढ़ सकती है, 3 बढ़ सकती है, कितनी भी क्वांटिटी, लेकिन अगर इसको 1 बढ़ाने से ये 2 बढ़ी, मान लो ये 1 है और इसकी वैल्यू वोल्टेज की 2 आ रही है, अब इसको दोबारा 1 बढ़ाओगे तो ये दोबारा 2 ही बढ़ेगी, इसको एक और 1 बढ़ाओगे तो ये दोबारा 2 बढ़ेगी। तो क्या है, इसके हर बार 1 बढ़ाने से इसका हर बार 2 बढ़ रहा है, या इसके हर बार 1 बढ़ाने से इसमें हर बार ये 3 बढ़ता जाए, तो क्या हो रहा है, ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब भी डायरेक्टली का साइन हटता है तो डायरेक्टली का मतलब था इसके बढ़ाने से ये बढ़ना, लेकिन कितने भी टाइम बढ़ सकता है, इसीलिए जब भी डायरेक्टली का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। डायरेक्टली साइन हटा दिया, v डायरेक्टली की जगह लगाया इक्वल, I की जगह I, एक कोई ना कोई मैथ का नंबर कि वो उसका इतने टाइम्स होके आ रहा है ना, इसके 1 बढ़ने से ये हमेशा 3 टाइम्स बढ़ रहा है, इसको 1 किया ये 3 हो गया, इसको 2 किया ये 3 × 2 6 हो गया, इसको 3 किया ये 3 × 3 9 हो गया। तो ये क्या है, हमेशा 3 टाइम्स आ रहा है इसका, तो ये क्या है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके, कोई कांस्टेंट, कोई मैथ का नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना 3 यहाँ पर, तो इसीलिए कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ उस कांस्टेंट को लिखा है R से, तो वेयर R इज, जहां पर R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी का, कॉल्ड, जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। यहाँ एक स्पेशल नेम दे दिया इसको, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, अभी इसको पूरा भी पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आपने अभी भी रिलेशनशिप किया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका ग्राफ में सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि किसको x एक्सिस पे दिखाना है, किसको y एक्सिस पे। तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी जो किसी पे डिपेंड ना करे, जिसको हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करें। अभी आपने इसमें क्या किया था, आपने सेल को, आपने कभी कम वोल्टेज का सेल ले लिया, कभी ज़्यादा वोल्टेज का सेल ले लिया, फिर उससे ज़्यादा वोल्टेज का सेल ले लिया, तो सेल हम अपनी मर्जी से बदल रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से वोल्टेज बदल दी सर्किट की। तो ये तो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो हम अपनी चॉइस से बदल सकते हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। जबकि इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के कम ज़्यादा होने से जो क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग बदलती जा रही है, क्या आपने वोल्टेज बदली, कम वोल्टेज का सेल लिया तो करंट कम आया, ज़्यादा का लिया तो करंट ज़्यादा आ गया। तो इसके इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बदलने से एक क्वांटिटी बदल रही है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो तो इस बात पे डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी विल बी अलोंग वाई एक्सिस। अब क्योंकि इसके बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है, इसके कम होने से ये भी कम हो रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो दिखा रहा है कि वोल्टेज यहाँ बढ़ती गई, यहाँ करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बन गया। अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालना, V, ये I यहाँ मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो R की वैल्यू आ गई V/I। इसी का एक और फॉर्मूला निकाल दें, I की वैल्यू निकालना, I इक्वल टू V/R। तो एक फॉर्मूला ये था, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो ये फॉर्मूले काफ़ी काम के हैं। अब देखिए करंट, यहाँ से अगर देखोगे तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V के। जो चीज़ सामने है उसके डायरेक्टली है, जो चीज़ नीचे है उसके इनवर्सली है, तो इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक रिलेशनशिप पता चला। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, डायरेक्टली मतलब उसके बढ़ाने से ये भी बढ़े, इनवर्सली मतलब इसके बढ़ाने से ये कम हो जाए, उल्टा। तो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। यहाँ से पता चला I इक्वल टू V/R, R नीचे है तो I ऊपर है, मतलब R बड़ा हो गया तो करंट कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली के लिए 1/, करके लिख देते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस, मतलब रुकावटें, रुकावटें ज़्यादा होंगी तो करंट कम, रुकावटें कम होंगी तो करंट ज़्यादा चला जाएगा। तो इनको अगर हम कंबाइन करके बोलें तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ मतलब कि करंट कितना कम और कितना ज़्यादा आएगा, डिपेंड करता है किसी कंडक्टर में ऑन 2 फैक्टर, 2 चीज़ों पे। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ज़्यादा। सेकंड, रेजिस्टेंस कितना है, रुकावटें कितनी है, रुकावटें ज़्यादा तो करंट कम,
रुकावटें कम तो करंट ज़्यादा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली। नेक्स्ट, अभी हम रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं। क्या है ये रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अपोज मतलब रोकना, रेजिस्ट भी लिख सकते हो मतलब रोकना। एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से ये रोकती है द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को, करंट को बहने नहीं देती, उसके रास्ते में रुकावट बन के चली आती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर खुद उसको रोकने लग जाता है। थ्रो इट, उसके अंदर से करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोक रही है, ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी तो देखा हमने, V इक्वल टू आई आर है, तो R क्या आ जाएगा? V बाय आई, V बाय आई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला रेडी हो गया, R इक्वल्स टू V बाय आई। अब लेंथ को जैसे हम मीटर में मेजर करते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस को भी तो मेजर करते होंगे कि कितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल, कितनी ज़्यादा रुकावटें आपने दी हैं। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की है ओम। अगर आपको ये बताना है ना कितना रेजिस्टेंस डाला, तो आप ये बताओगे 5 ओम, 10 ओम, तो पीछे वर्ड है इसका यूनिट है ओम। ओम का सिंबल ये बना हुआ इस तरीके से, ये इसका सिंबल है। अब अगर हमें डिफाइन करना हो 1 ओम क्या होता है, तो उसे कैसे डिफाइन करोगे? 1 ओम हमने 1 वाली डेफिनेशन फॉर्मूले से निकाली थी। क्या करो, अगर 1 ओम निकालना है, आर की वैल्यू 1 ओम रख दो, V की वैल्यू 1 वोल्ट रख दो, I की वैल्यू 1 एम्पेयर रख दो, हो गया 1 ओम रेडी। तो 1 ओम क्या है? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई अक्रॉस द एंड, उसके एंड्स पर लगाया जाए कंडक्टर के, एंड करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, और करंट 1 एम्पेयर का फ्लो करे, तो उसका रेजिस्टेंस कहेंगे 1 ओम का है। सो ये है ओम्स लॉ। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में कि रुकावटें जो हैं हम कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस बात पर डिपेंड करेगी कि रेजिस्टेंस कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसका डिस्कशन देखते हैं। यस, सो रेजिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, जिनके बदलने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ। कंडक्टर मतलब जो भी आप वायर ले रहे हो, वायर क्या है? अपने अंदर से करंट जाने दे रहा है। पहले डेफिनेशन देखो, कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे इजीली, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं सभी अच्छे कंडक्टर हैं। सेकेंड होते हैं इंसुलेटर, जो अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देते, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। हम लोग अगर करंट के पास जा रहे हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम रबड़ की चप्पल डाल जाए ताकि करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, अपने अंदर से करंट को जाने ही नहीं देगा। सो थर्ड थिंग होती है सेमी कंडक्टर्स, जो कि आधे कंडक्टर हैं, किसी किसी कंडीशन पे कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, अदरवाइज नहीं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। कंडक्टर वायर ले ली, जैसे हमने कॉपर की वायर, ये एक वायर है, ये भी कॉपर की मटेरियल होना चाहिए सेम, ये भी सेम कंडक्टर की दूसरी वायर है। एक की लेंथ है ज़्यादा, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये रूल ये कहता है कि लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। इसकी लेंथ है कम है कॉपर की, इसकी लेंथ है कम, तो इस वायर में रेजिस्टेंस भी होगा कम। इसमें लेंथ ज़्यादा, रुकावटें ज़्यादा, लेंथ कम, रेजिस्टेंस भी कम, रुकावटें भी कम जाएंगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ। सो इसका मतलब अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, स्मॉल वायर हैज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर
थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकनेस मतलब मोटाई, जैसे ये वायर ले ली आपने किसी भी कंडक्टर की, एल्यूमिनियम की वायर ले ली, इसकी थिकनेस मतलब इसकी मोटाई कि ये तार कितनी मोटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार की शेप कैसी होती है, इसी तरीके से दिखाई देती है, सिलेंड्रिकल शेप। इसके साइड में ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब किनारे। एरिया, इसका एरिया कितना है, एरिया ही तो बताएगा कि ये तार कितनी मोटी या पतली है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड से कैसे दिखाई दे रही है, सर्कल की शेप है। सो जितने भी ये वायर्स है ना, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें बताएगा कि इस तार की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है। तो सेकेंड फैक्टर ये कहता है कि रेजिस्टेंस थिकनेस पर डिपेंड करता है कि तार कितनी मोटी ली है, कितनी पतली ली है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी उसके बढ़ाने से कम हो जाएगा किसके, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तार अगर मोटी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। तार अगर पतली है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा, इनवर्सली। तो आर इनवर्सली का साइन कैसे डालते हैं, 1 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कैपिटल ए। सो थिक वायर का लो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इनवर्सली है, थिक वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम है यानी रुकावटें कम, तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। जबकि जो पतली वायर है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। नेक्स्ट फैक्टर देखो, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि आपने जो वायर ली है, कंडक्टर लिया है, वो कौन से मटेरियल का है, आपने सिल्वर का लिया, कॉपर का लिया, एल्यूमिनियम का लिया, इनमें भी फर्क आएगा कि इनके अंदर रुकावटें कम ज्यादा अलग अलग होती हैं। कैसे, फर्स्ट और सेकंड, एक तो रिलेशन था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सेकंड था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को कंबाइन कर दो, आर डायरेक्टली एल के, इनवर्सली ए के। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर ये सिंबल है जिसको बोला जाता है, जैसे आप लोग मैथ्स में इसको पाई बोलते हो ना, वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ नेम होगा। इसको क्या बोलेंगे, तो इसका नेम है रो, RHO, रो। तो रो जो है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। सेकंड नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, चाहे इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो या रेजिस्टिविटी, मेनली आपको रेजिस्टिविटी कहना होता है, ज्यादातर बुक में यही यूज है। रेजिस्टिविटी का काम क्या है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर कॉपर है रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ अलग आएगी, सिल्वर में कुछ अलग आएगी, हर एक की अलग अलग है। सिल्वर जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम। इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब रुकावटें कम, तो करंट क्या हो जाता है, ज्यादा। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा करंट को जाने देता है, क्योंकि इसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी थी बाकियों की कंपैरिजन में। नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट बुक्स में फर्स्ट 3 फैक्टर एक्सप्लेन है, फोर्थ फैक्टर बहुत रेयर बुक्स में है, बट आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चनिंग हो सकती है। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, टेम्परेचर की प्योर मेटल अगर ले रहे हो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्योर मेटल की रुकावटें भी बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। जबकि जो रेजिस्टेंस है एलओएस का, एलओए क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, homogeneous mixture of 2 or more metals और a metal with a non metal, या तो 2-3 मेटल्स को मिला दो या फिर किसी मेटल को नॉन मेटल से मिला दो, तो जो चीज बनी है उसको क्या कहते हैं, एलॉय। एक मेटल होना तो जरूरी है, मेटल को या तो दूसरे मेटल से मिला दो या मेटल को नॉन मेटल से, यानी मिक्सचर है ये, तो प्योर नहीं है। जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम एक एलॉय है जो कि निकल और क्रोमियम से मिलके बना है, मैग्नीनियम, कॉन्स्टेंटन और भी बहुत सारे हैं, बताऊंगी कौन किसका कॉम्बिनेशन है। इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है, टेम्परेचर बदलते जाओ, कम करो या ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, तो ये तो अफेक्ट नहीं होते, सबके प्योर मेटल्स होते हैं। सो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन रखते हैं रेजिस्टिविटी पर, कि रेजिस्टिविटी
क्या काम करती है, इसकी यूनिट क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेजिस्टिविटी। Yes, so next topic is about resistivity. Resistivity R equals to रो एल बाई ए। इसे रीअरेंज करूँ, R ये A मल्टीप्लाई में चला जाएगा आर ए, और ये L बाय में आ जाएगा, तो बाय में L, तो रो की वैल्यू आ गई R मल्टीप्लाई A बाय में L। सो R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल। इफ अगर आप A की जगह एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, लेंथ 1 मीटर ले लो, हम ऐसा यूनिट पे बात कर रहे हैं इसीलिए मीटर, और मैंने मीटर स्क्वायर बोला, सेंटीमीटर नहीं बोला, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है। सो एरिया अगर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो रो इक्वल्स टू आर। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बन गई, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस और ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी, उसकी मैक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी उसके रेजिस्टेंस के, इफ कब, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल है इसका फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में रखो। देखिए लेंथ की यूनिट मीटर, आर की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल, क्या रह गया ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट बनी ओम मीटर, ओम का सिंबल ये था। अब देखिए रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती, बाकी दोनों चीजों पे करती है। कौन सी थी दो चीजें, एक तो नेचर और एक टेम्परेचर, ये दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। आप कॉपर की वायर बड़ी ले लो, छोटी ले लो, मोटी ले लो या फिर पतली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम आने वाली है। अब देखिए सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, अभी एक्सप्लेन किया बेस्ट कंडक्टर क्यों है, बिकॉज सिल्वर हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम, रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, रुकावटें कम है, रुकावटें कम है तो ये करंट के रास्ते में रुकावटें डालेगी नहीं, सो इट फ्लो ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल कम रेजिस्टेंस, सबसे कम से कम रेजिस्टेंस डालता है इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में रुकावटें कम से कम रहती है तो करंट ज्यादा से ज्यादा, तो बेस्ट कंडक्टर हो गया। रेजिस्टिविटी ऑफ एलोइज, एलोइज की जो रेजिस्टिविटी है आर मच हायर, वो बहुत ज्यादा होती है देन देयर ऑफ प्योर मेटल्स, प्योर मेटल के कंपैरिजन में, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म, जिससे मिल्की एलोय बने हैं ना, उनसे मिलने के बाद उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी की वो बढ़ जाती है। मैग्नीनिन मैंने अभी लिखा था ना, एक तो नाइक्रोम लिखा था मैंने, एलोय का नेम नाइक्रोम, नाइक्रोम नेम में छुपा हुआ है, ये निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है, ये दो मेटल से बना निकल और क्रोमियम। ऐसे ही मैग्नीनिन एलोय है कॉपर, मैंगनीज और निकल का कॉम्बिनेशन, और जैसे कि अभी बताया कि जो मेटल से बने हुए एलोयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये बने तो कॉपर मैंगनीज और निकल से है, लेकिन कॉपर में जितनी रेजिस्टिविटी थी ना, या कॉपर से किसी और के साथ मिक्स होने के बाद इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 25 गुना ज़्यादा हो जाती है, 25 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू है इसकी कॉपर के कंपैरिजन में। कॉन्स्टेंटन ये कॉपर और निकल का बना हुआ एलोय है, इसमें कॉपर के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होने वाली अप्लायंस जैसे कि हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होने वाली अप्लायंस है। इनके जो हीटिंग एलिमेंट जिसकी वजह से हीट होता है आर मेड ऑफ एलोय, ये एलोय के बनाए जाते हैं बजाय कि मेटल के। क्यों, इसका रीजन है, एक तो एलोय में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा डालेंगे और रुकावटें ज़्यादा होने से ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये टेम्परेचर ही तो बढ़ाना है, हमें गर्म करना है, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा की डिमांड थी, तो हम एलोय का यूज़ करेंगे। सेकेंड, एलोय जो है कभी भी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज ना होना मतलब
जलते नहीं है, बर्न नहीं होते, चाहे कितना ही टेम्परेचर ज़्यादा क्यों ना, चाहे हीटर तो बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन एलोए इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलेंगे नहीं, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ना तो इनके ऊपर जंग लगेगी जल्दी, ना ही ये बर्न होकर कभी फ्यूज की तरह मतलब मेल्ट भी नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग एलोए का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में बजाय कि प्योर मेटल्स के। ये था रेजिस्टिविटी के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा इनको कंबाइन कैसे करते हैं, कैसे लगानी है इन रुकावटों को अपने सर्किट में, किस तरीके से इनको लगा सकते हैं, क्या कोई भी तरीके से इनको बीच में डाल सकते हैं सर्किट में, या कोई पर्टिकुलर वे है, कब कौन सा वे यूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यस, नेक्स्ट देखो रेजिस्टर्स क्या होते हैं। मैं बार बार ना जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे करवाना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मैंने यहाँ रेजिस्टर भी मेंशन किया है। क्या होते हैं रेजिस्टर? रेजिस्टेंस तो क्या थी, प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो करंट के रास्ते में अपोज करता था, रुकावटें डालती थी, ये तो प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो सब्सटेंस जिसने आकर रुकावटें डाली है ना, उसको कहा जाता है रेजिस्टर, यानी ये एक तरीके की डिवाइस हो गई, सब्सटेंस हो गया। सो द सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, जिसने आकर रुकावटें डाली है, वही होता है रेजिस्टर। तो हम रेजिस्टेंस मतलब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो रुकावटें, रेजिस्टर वो सब्सटेंस जिसने रुकावटें डाली है तो वो भी रुकावटें, इसीलिए दोनों वर्ड ना काफ़ी बार यूज एक ही जगह पर कर देते हैं। सो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्किट में? दो तरीके होते हैं हमारे पास। रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, टू तरीकों से। फर्स्ट इन सीरीज, सीरीज मतलब लाइन टू लाइन, एंड टू एंड, एक खत्म हुआ, एक को यहाँ वायर इसकी कनेक्ट की है, तभी दूसरा लगा दो, फिर तीसरा लगा दो, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल, पैरेलल तो आपको पता है एक ऊपर एक नीचे, गैप क्या होना चाहिए, सेम। दो ही तरीकों से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज या पैरेलल। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, सीरीज कनेक्शन। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आर कनेक्टेड, कनेक्ट किया जाए एंड टू एंड, एक खत्म हुआ, जैसे ये रहा एक रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। आपको ये नहीं देखना कि हम लोगों ने ये कितनी बार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बार करके दिखा दो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको गिनने नहीं बैठना होता। सो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। जब हम इन रेजिस्टेंस को एंड टू एंड, ये एक रेजिस्टेंस, हाँ ये इसकी वायर यहाँ पे खत्म हुई, जैसे ही खत्म हुई दूसरी वायर स्टार्ट कर दी दूसरे रेजिस्टेंस की, तो एंड टू एंड, एंड इसका दूसरे के एंड से कनेक्टेड हो, तो उसको बोला जाता है कि ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे मैंने एक सर्किट बना दिया, ये मैंने सेल्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, 3 सेल लगाए हुए मैंने 1 2 3, तो ये क्या बन गई, एक बैटरी। इसकी टोटल वोल्टेज मैंने बता दी कि V वोल्ट की बैटरी बन गई। अब ये, अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, इसके अंदर से करंट जा रहा है, मान लिया मैंने I करंट चलना स्टार्ट हो गया, ये I करंट। अब ये रेजिस्टेंस है R1, रुकावटें, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, मान लो ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, कोई भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हम जनरल केस स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी R1 वैल्यू है, इसकी R2 है, करंट जाएगा इनमें से। अब कुछ रूल्स होते हैं, देखो फर्स्ट इन सीरीज में ये 3 बातें होती है। फर्स्ट, सेम करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंसेस, इन दोनों ही रेजिस्टेंस, या 3 लगाए हैं तो 3, 4 लगाए हैं 4, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे सबके अंदर से करंट सेम ही फ्लो करता है। तो करंट निकलता कहाँ से है, सेल या बैटरी से, इसी ने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, तो करंट यहाँ से निकला, I निकला है, तो यही I इसमें भी जाएगा, इतना ही, यानी यही I इसमें भी जाएगा और पूरे सर्किट में भी जाएगा, तो सेम करंट I फ्लो करवा दिया। सेकेंड क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, अलग अलग रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होंगे। यानी अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस पे V1 है, इसका V2 सेम नहीं होगा, इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे।
तो इसका अलग अलग होगा, तो इसका मान लिया V1 है, इसका V2 है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कितना बना टोटल, V1 इसकी वजह से, V2 इसकी वजह से, तो V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा अक्रॉस रेजिस्टेंसेस, इन रेजिस्टेंसेस की वजह से जो बना इनमें, इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा वोल्टेज ऑफ बैटरी, जितनी बैटरी ने वोल्टेज दी है उतने की। तो बैटरी ने वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की हुई है, V, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब आपको पता है ओम्स लॉ से क्या आया था, V इक्वल्स टू IR आया था, तो यहाँ इनकी वैल्यू रखो। टोटल ये V क्या है, बैटरी की वजह से वोल्टेज, बैटरी ने करंट कितना दिया था, I, बैटरी का मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट का, ये पूरे सर्किट की बात होती है एक्चुअल में, कि जो पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है, I, पूरे सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस, एक ने कुछ रुकावटें डाली, किसी ने दूसरी रुकावटें डाली, तो मिलाकर टोटल सर्किट में कितनी रुकावटें डली है, नेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि टोटल कितना रेजिस्टेंस बन गया, उसे लिख दिया मैंने R से। तो V इक्वल्स टू IR होता है V1, यानी इसके क्रॉस का बताना है, इसमें से करंट कितना गया I, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। सेकेंड वाले का बताना है V2, यानी इसके अंदर से करंट था I, रेजिस्टेंस है इसका R2, ये I R इक्वल्स टू, I दोनों में से कॉमन ले लिया, रह गया R1 प्लस R2, दोनों में I है, I से I कैंसल, R इक्वल आ गया R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होते तो हम क्या कर देते, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके रेजिस्टेंसेस को प्लस करके टोटल रेजिस्टेंस आता है। सो हम ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जो लॉ है सीरीज में, वो ये कहती है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि जो टोटल रेजिस्टेंस बना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, सर्किट में यानी कि R इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है अलग अलग रेजिस्टेंस के सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग रेजिस्टर्स के। सो ये बन गया आपका एक डेफिनेशन के लोग क्या कहती है सीरीज में क्या हमारा फॉर्मूला निकलता है। तो ये था सीरीज के बारे में। अब बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ऑफ कोर्स, तभी तो अलग अलग तरीके बोल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो चलेगा वो होगा आपका अक्रॉस, जब हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्शन। सो नेक्स्ट पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन। जब रेजिस्टेंस को पैरेलली अरेंज किया जाए, सो देखिए क्या होता है पैरेलल व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, आपने कोई भी दो पॉइंट लिए उन्हीं के बीच में इनको कनेक्ट करना हो, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तब इन्हें कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, पैरेलल। जब हम दो ही पॉइंट्स के बीच में सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि ए से बी में ही कनेक्ट किया, अपने आप ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसे कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। सर्किट बनाया पहले की तरह, मैंने ये स्विच की क्लोज कर दी, यहाँ से करंट, ये V वोल्ट की बैटरी ले ली, सेल्स का कॉम्बिनेशन, यहाँ से करंट आना स्टार्ट हुआ, I करंट आया। अब होगा क्या, ये करंट यहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और कितना जाएगा डिपेंड करेगा पैरेलल कनेक्शन के रूल्स। क्या है पैरेलल कनेक्शन में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंसेस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनमें भी और इसमें भी, रेजिस्टेंस में सेम जाएगा अलग अलग रेजिस्टेंस में, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस और कितना जाएगा इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी, जितनी की बैटरी की वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज V, तो यानी इसके अंदर भी V वोल्टेज जाएगी, इसमें भी V वोल्टेज जाएगी। अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस में से करंट अलग अलग जाएगा। करंट यहाँ से सर्किट में से बैटरी में से तो आया था I करंट, लेकिन आधा करंट
तो यहाँ चला जाएगा, आधा यहाँ। मान लो I1 यहाँ गया तो बाकी बचा हुआ I2 यहाँ चला गया। अब करंट फ्लोइंग थ्रू टू रेजिस्टेंस, जब ये फ्लो करके वापस आएगा तो वापस I बन जाएगा, क्योंकि I1 प्लस I2, ये I ही टूटा था इसमें, और अब दोबारा से ये यहाँ आते आते ज्वाइन हो जाएंगे, फिर दोबारा I बन के यहाँ वापस। करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल इंडिविजुअल पैरेलल रेजिस्टेंस, जो अलग अलग पैरेलल रेजिस्टेंस है इनके अंदर से जो करंट गया I1 और I2 टेकन टुगेदर, जब दोनों को एक साथ लिया गया, इज इक्वल टू, तो इनकी वैल्यू इक्वल आती है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज अ होल, कंप्लीट सर्किट में से जितना करंट जा रहा था उसके इक्वल। अब आपने पढ़ा ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू, V किसके इक्वल होता है, IR के, तो यहाँ से I किसके इक्वल आ रहा है, V बाय R। तो देखो I टोटल सर्किट वाला है, टोटल सर्किट में वोल्टेज V, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R मान लिया। I1 कितनी वोल्टेज गई है R1 वाले में, V, और करंट कितना गया I, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R1, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू रख रहे हैं ना। अब इसी तरीके से I2 की वैल्यू V अपॉन R2, V बाय R इक्वल्स टू V कॉमन यहाँ रह गया 1 बाय R1, 1 बाय R2, V से V कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला आया 1 बाय R, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होता है अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, क्योंकि बाय में है ना 1 करके, यानी उल्टा 2 था तो 1/2 कर देना है 1 बाय में करके। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला पैरेलल के केस में, यानी 1 बाय R, 1 बाय R1, 1 बाय R2, अगर जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल आ जाएगा। सो ये था पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे घर में डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन अच्छा होता है या सीरीज कनेक्शन। न्यूमेरिकल देखो, ये किसी से रिलेटेड, देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में आपको मेनली मैंने ये दिखा दिया, बैटरी वगैरह नहीं दिखाई है। ये पॉइंट ए है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस 2 ओम का, एक और 2 में, ये दोनों पैरेलल हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है इसके साथ, और यहाँ ये सीरीज में लगा हुआ है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल बताना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना बना ए और बी के बीच में, इन सभी चारों रेजिस्टेंस की वजह से टोटल कितना रेजिस्टेंस बना है ये बताना है। कैसे करते हैं इन चीज़ों को सॉल्व, देखिए आपके पास ये 5 ओम का है, इसको रहने दीजिए अभी, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल वाले का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय R, पैरेलल कनेक्शन है P डाल दिया, 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय R2, दोनों का ही क्या है 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा 1 हो गया। तो यानी इन दोनों को मिलाकर अब इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ गया। एक्चुअल में तो 1/1 आया, 1/1, तो 1 बाय RP इक्वल आया 1/1 के, तो RP कितना आ गया 1 आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो RP कितना आया 1। तो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस इनकी वजह से अब ये सब गायब हो गया, इसकी जगह 1 ओम आ गया, और यहाँ रह गया 3 ओम। ये सभी क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड, यानी कि सीरीज में क्या करना होता है, सिंपली प्लस। तो आपके पास जो टोटल बना 5, 6 और 9 ओम का नेट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। एक ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखना, क्वेश्चनिंग काफ़ी बार सर्किट से रिलेटेड होती है, वो गलत सर्किट बना देते हैं एग्जाम में और कहते हैं बताओ इसके अंदर क्या करेक्शन है। तो देखो वोल्ट मीटर क्या था, वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस, इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल, हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल मिलेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ वोल्ट मीटर यानी V के साइन को मैंने पैरेलल में दिखाया है, पैरेलल क्या है इस तरीके से, तो पैरेलल दिखाना है। एमीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, कभी भी पैरेलल में नहीं मिलेगा आपको, इस तरीके से ये सीरीज में मिलेगा। नेक्स्ट एमीटर और वोल्ट मीटर के साइन कैसे देते हैं, वोल्ट एमीटर है, जैसे यहाँ पर आपने सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जिससे कनेक्ट होगा एमीटर का वो वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव। अगर एमीटर को इस तरीके से कनेक्ट किया सेल से, सेल का ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इस पार्ट पे भी एमीटर के नेगेटिव आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। तो सेल डिसाइड करेगा कि एमीटर का कौन सा पार्ट पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा और कौन सा नेगेटिव। ये लगा दिए रेजिस्टेंसेस, वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट किया, एमीटर को सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है, कोई पैरेलल तो नहीं है। ये रही बैटरी, यहाँ से की क्लोज करते करंट बनना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से घूम रहा है
अब देखिए ये बैटरी का प्लस साइन, तो एमीटर पे भी क्या जाएगा, पॉजिटिव, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव। यहाँ से ये इसका नेगेटिव है तो वोल्ट मीटर का इस साइड वाला क्या बच जाएगा, नेगेटिव, दूसरी चीज अपने आप पॉजिटिव। तो ऐसे साइन देने भी आपको आने चाहिए।